हाँ जी, once again, good afternoon. ऑनलाइन आवाज आ रही बेटा? सभी को स्क्रीन दिख रही है? अरे ऑनलाइन तुम क्यों असर कर रहे हो? लास्ट क्लास में बेटा पावर के बारे में कुछ पढ़ लिया था और 3-4 क्वेश्चंस आपको करवाए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था। क्वेश्चंस जैसे कंपेरेटिवली आपको इजी लगे होंगे। सिंपली आपको वर्क अपॉन टाइम करना है। चलिए ठीक है, होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया है? इलस्ट्रेशन नंबर 20। चलिए ठीक है, पहुंचेंगे सभी इलस्ट्रेशन नंबर 29 के ऊपर। दिक्कत है किसी को इसमें? आसान है। इलस्ट्रेशन 29 में बेटा आपको एक मोटर दी है जो कि ईंटें ब्रिक्स उठाने का काम कर रही है। 800 न्यूटन उसका दे दिया वेट। हाइट दे दी 20 मीटर और 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या mgh वर्क करना होगा और उसको टाइम t से डिवाइड कर दो, सीधा उससे भी आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद कौन सा दिया है? 30 बोला था, ट्राई करने के लिए बोला था। चलिए ठीक है, 30 समझते हैं। तो इलस्ट्रेशन 30 बेटा एक मास m है, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 अलोंग x एक्सिस, और पावर आपको क्वेश्चन में बोल दी है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है पावर अपने पास p। तो सबसे पहला रिलेशन उसने पूछा है कि v और t के बीच क्या होगा रिलेशन, इनके बीच में क्या प्रोपोर्शनलिटी और क्या पावर बनेगी। तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां डिस्कशन हुआ है पावर का। क्या P बराबर FV ऐसा कुछ पढ़ा था? क्या हम बेटा यहाँ पे F को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? और क्या आप A को फर्दर dV बाय dt लिख सकते हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि V का रिलेशन किसके साथ चाहिए? T, और V और T का रिलेशन तो dV बाय dt में ही बनेगा। तो टाइम हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखो क्या हो जाएगा, m v dv बराबर p dt। इंटीग्रेशन करते हैं तो m तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर पावर भी कांस्टेंट, तो इसको भी रखो इंटीग्रेशन के बाहर। इनिशियली t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, एंड आफ्टर सम टाइम t मान लेते वेलोसिटी हो जाती है v, तो v का इंटीग्रेशन हो गया बेटा v स्क्वायर बाई 2, अपर लोअर लिमिट रेस्पेक्टिवली v एंड 0। dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अपर लोअर लिमिट t एंड 0। बोलो कितना हो गया? सिंपली mv स्क्वायर बाई 2 बराबर pt। तो बेटा यहां पर v हो जाएगा रूट ओवर 2pt बाय m, होगा नहीं होगा? अगर यहाँ पे 2p और m को कांस्टेंट को छोड़े तो t के पावर कितनी ऊपर? 1/2। मतलब बेटा जो प्रोपोर्शनलिटी है वेलोसिटी और t का, वो क्या बनेगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू पावर 1/2। आसान है। अगला रिलेशन बेटा आपने से पूछा यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच। डिस्टेंस को यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग x से रिप्रेजेंट किया है, तो पार्ट 2 को हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। एज वी नो v बराबर रूट 2pt बाय m। क्या v को यहां पे फर्दर dx बाई dt लिख सकते हैं? तो dx बाई dt बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2p बाय m, और ये t की पावर को मैं थोड़ा सा सेपरेटली लिख देता हूं 1/2। तो dx हो जाएगा बेटा रूट ओवर 2p बाय m इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, और इधर भी इंटीग्रेशन, ये रूट 2p बाय m, 2 कांस्टेंट मास कांस्टेंट और क्वेश्चन में पावर भी कांस्टेंट दिए, तो कांस्टेंट इसलिए इसको अपन ने इंटीग्रेशन से फ्री बाहर ही ले लिया है। t0 पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से। आफ्टर सम टाइम t पोजीशन मान लेते हैं x, तो ये इंटीग्रेशन x अपर लिमिट x एंड 0 रेस्पेक्टिवली रूट 2p बाय m एज इट इज। अब बोलो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, मतलब t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, होगा नहीं होगा? अपर लिमिट रेस्पेक्टिवली t एंड 0, तो बेटा x हो जाएगा 2 जंप करके ऊपर, तो 2/3 रूट ओवर 2p बाय m t टू द पावर 3/2। और अगर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में बात करें तो t का जो पावर है वो कितना ले लेंगे? 3/2, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। क्लियर है?
थोड़ा सा मैथमेटिकल बात है, कैलकुलेटिव है, जो कि शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा, पर आंसर तो ऐसे ही आएगा। क्लियर है सभी को? इसके अलावा बेटा पार्ट 3, अब पार्ट 3 का आंसर आपको या तो डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो 1 and 2 से ही, या फिर आप बिल्कुल यहां बेटा x की जो प्रोपोर्शनलिटी है t की पावर 3/2, क्या 3/2 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? अभी अभी हमने जस्ट फाइंड किया x इज t की पावर 3/2, इसको बेटा t की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब t की पावर 1/2 किसके प्रोपोर्शनल है? v के, तो x किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? v क्यूब। बात समझ में आई सभी को? अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ऐसे तो थोड़ा सा अजीब है, हमें थोड़ा सा एक दूसरा मेथड भी सीखना है, तो दूसरा मेथड भी सीख सकते हैं। अपन यहां पे सिंपली P बराबर FV में काम करते हैं। यहां A की जगह dV बाय dt की जगह P बराबर FV में बेटा F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन को dV बाय dt की जगह कुछ और भी रख सकते हैं? V dV बाय dx, क्या लिख सकते हैं बेटा? शाबाश, v dv बाय dx। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m v इंटू v स्क्वायर dv p dx। करो इंटीग्रेट, मास और पावर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर छोड़ दो, x 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आफ्टर x मान लेते v, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब बाय 3, अपर लोअर लिमिट v एंड 0, और dx का सिंपली हो जाएगा x अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0। तो ये हो गया बेटा सिंपली एम वी क्यूब बाय 3 बराबर पी एक्स। तो यहां से आप देख सकते हो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बन रहा है? वी क्यूब। समझ आया सभी को? तो यहाँ पे पार्ट 3 के 2 सॉल्यूशन बता दिए, पार्ट 1 2 की मदद से शॉर्ट में भी कर सकते हो, और सिर्फ पार्ट 3 सॉल्व करना हो तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। कितनों को आया समझ में? थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को, तो आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं इसकी और नोट करें फुर्ती से। इलस्ट्रेशन 37 करता हुए बता दूंगा मैं आज, डोंट वरी, वो ट्राई करने के लिए दिया था। श्योर इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? तो बेटा और क्या करेंगे? बेटा यहां से तो रीसेट कर दिया है मैंने, आप एक बार फिर से चेक करें, यूजर एंड पे हो सकती है प्रॉब्लम, ब्लर नहीं है। तपस्या पाल V2 नहीं है बेटा, V स्क्वायर है, V के ऊपर पावर है स्क्वायर।
डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया बेटा? 35। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन 35। वैसे एक सिमिलर ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। वैसे कल जो 4-5 क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन शायद यही था। जो पंप है उसकी एफिशिएंसी आधी है 50%। इलस्ट्रेशन 36। 35 में क्या डाउट है बेटा? कल बता दिया नहीं? मतलब पंप का तो पावर वही होता है जो उस पर प्रिंटेड है, जो आपको एक्चुअल चाहिए। वो तो आपका आउटपुट पावर है, वो पंप का पावर नहीं है। पंप का पावर वो है जितना आपको इनपुट देना पड़ रहा है। इनपुट कितना दोगे वो है। मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। 50% एफिशिएंसी इलस्ट्रेशन 35 में, मतलब आप जितना उसको पावर दे रहे हो उसका आधा ही काम कर रही हो। इनपुट बताना है। मशीन पे प्रिंटेड लिखा रहता है ऊपर कितना हार्स पावर की मोटर है। जितना लिखा होता है उतना वर्क थोड़ी करती है मोटर। बैठो। इसके बाद इलस्ट्रेशन 36। क्या ऐसा भी एक सिमिलर क्वेश्चन बता दिया था? इंक्लाइन प्लेन पे यहां 1 in 50 हमने 1 in 40 लिया था। इसके बाद 37 भी दिया है। 37 अभी एक क्वेश्चन में कवर कर लूंगा मैं, एक थ्योरेटिकल पॉइंट में, डोंट वरी। बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 6। 6 और 7 नहीं दिया। कोई बात नहीं, रह गया होगा, आज कर लेना नोट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एफिशिएंसी 30 और 60 दे रखी दोनों में, बहुत आसान है। 3-3 लाइन का आंसर मुश्किल से। एक्सरसाइज 1। कौन सा? 72 से 82। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 72 आसान है बेटा। एफ दिया है और वी दिया है, क्या सीधा पी बराबर एफ वी करने से आंसर आ जाएगा? तो 5000 न्यूटन इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपना आंसर। 10,000 वाट है, मतलब 10 किलोवाट। क्वेश्चन 73 कि यहां भी P बराबर एफ वी में P और V दोनों दे रखा है बेटा। 36 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड केयरफुल, पावर यहां पर आपको 50 हार्स पावर दिए, तो 50 इंटू 746 करना होगा हार्स पावर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रखा है, नहीं देता तो भी अपने को पता होना चाहिए। 74 ये भी आसान है। V दिया है, P दिया है, क्या F आ जाएगा? बस P बराबर एफ वी। क्वेश्चन 75 ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट ही है। इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है बेटा? एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, ऑप्शन 1 थ्योरी में लिखा रखा है। तो बाकी सभी ऑप्शन जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिए। क्वेश्चन 76 क्या फोर्स इनिशियल फाइनल पोजीशन दिया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या वर्क आ जाएगा। बस जो पहले हमने वर्क निकाला, बस उसके अंदर एक काम और करना है, क्या टाइम 6 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। बस ये एक्स्ट्रा स्टेप और थी। वर्क डन एफ डॉट एस से आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, अपॉन में बस कर देंगे टाइम 6 सेकंड से डिवाइड, यू विल गेट द पावर। क्वेश्चन नंबर 77 ये भी आसानी है, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। यहाँ पावर बेटा, यहाँ पे mgh/t, तो m अपॉन टी का रेशियो निकाल लो दोनों का, तो पावर का रेशियो आ जाएगा। मासेस का रेशियो दे रखा 2/3 और टाइम का रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, 5/9 का उल्टा 9/5। 78 ये तो सारे छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है, राइट। 78 में क्रेन दिए 200 kg, 3 मीटर उठाया 4 सेकंड में, वापस से भाई mgh/t हो जाएगा। 79 क्या एक सिमिलर क्वेश्चन क्लास में बताया था? 79 एक सिमिलर क्वेश्चन क्लास में बता दिया है आपको। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसने कितनी पावर जनरेट की 2 सेकंड में, ऐसा है क्वेश्चन क्लास में करवा दिया है। क्वेश्चन 80 ये भी आसान है, सिंपल mgh/t, m दिया है, g बचपन से मालूम है आपको, h दिया और t दिया है। बस यहाँ पे जो आंसर आएगा वाट में, क्या उसको हार्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? किससे डिवाइड करना होगा? बस खेल खत्म।
क्वेश्चन नंबर 81। 81 में किसी को दिक्कत आई है? बिल्कुल दो चार को है, सुन लो बेटा। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इससे 1 मीटर नीचे से आपने पानी निकाला है और कहां तक चढ़ाया? ऊपर 16 मीटर। तो टोटल वेरिएशन कितना हुआ? ग्राउंड के नीचे 8 और ग्राउंड के ऊपर 16, टोटल 16 प्लस 8 कितना हो गया? तो वो mgh/t में h कितना लेंगे? 24। बात समझ में आई? इनिशियल से फाइनल, जहां तक मोटर को वर्क करना है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो ना पानी के लिए। डेंसिटी 1000 होता है, वॉल्यूम दे रखा 1492 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आता है बस। क्वेश्चन 82, ये भी आसानी है। यहां पर बेटा जो रेट है वो दे रखी है आपको 82, हुआ या नहीं? बेटा यहाँ पे ये 50 किलोग्राम पर सेकेंड, यूनिट से पकड़ो, किलोग्राम पर सेकेंड मतलब मास अपॉन टाइम दिया है। तो mgh/t में m/t 50 सीधा दे दिया, g की वैल्यू लेंगे 10 और h हो जाएगा 50। क्लियर है? इसके बाद मोहित बेटा 76 तो आसानी है। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड तो करो, फाइनल माइनस इनिशियल करके और फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लो। बाकी सबका भी आंसर आ रहा है, आसान है। लास्ट में इसको 6 से डिवाइड करना इजी है। एक काम करें सभी, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 86 देखें। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 86 देखिए सभी। क्वेश्चन 86 में बेटा आपको मास दे दिया है 2 किलोग्राम और जो पावर है वो यहां पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और कैसे चेंज हो रही है? T बराबर 3t²/2 और आपको यहां पर वेलोसिटी दे दिया है t0 पर इनिशियली 0 है और आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सही बात है, W बराबर इंटीग्रेशन PdT होता है, उससे तो क्या आएगा? वर्क डन। और क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हैं? तो यहां पर बेटा सबसे पहले तो W फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन PdT, और हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर W बराबर कितना पुट कर सकते हैं अपन? डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर P का जो वैल्यू है वो पुट करें बेटा 3t²/2 dt और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2। और इधर लेफ्ट हैंड साइड भी जो डेल्टा के है वो हो जाएगा आपका हाफ m v2², मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है माइनस इनिशियल तो कितना दिया आपको? 0। तो हाफ मास का वैल्यू 2 इंटू v2², कॉन्स्टेंट 3/2 बाहर, t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t³/3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास v2² बराबर 3 से 3 कैंसिल, 2 का क्यूब 8/2 मतलब ये हो जाएगा 4। तो v2 हो जाएगा √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। फंडा समझ में आ गया सभी को? यहां डबल काम करना पड़ेगा। W बराबर इंटीग्रेशन PdT, एक तो इंटीग्रेशन सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वर्क कितना है
बाद में उसी वर्क को किसके इक्वेट करा है, डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। श्रिया 79 ऑलमोस्ट सिमिलर क्लास में कराया, पहले आप उसको देखो। पोरस 81 बेड़ा मैंने अभी बताया था, ग्राउंड से नीचे 8 मीटर और ग्राउंड के ऊपर 16 मीटर, तो टोटल डिफरेंस देखो, जितना जो मोटर है पंप पे उसको वर्क करना पड़ेगा। 16 प्लस 8 24 mgh बाई टी में h नहीं अपन 16 प्लस 8 24। तो इस वैरायटी क्वेश्चन बेटा बन जाएंगे सभी से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे। A ball throwing cannon a ball throwing cannon a ball throwing cannon a ball throwing cannon 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 comma lifts ball and throws with speed 72 km per hour. Lifts ball and throws with 72 km per hour. Full stop आगे लिखें। If balls are raised up to 10 meter, if balls are raised up to 10 meter, then find input power of cannon. Then find input power of cannon if it lifts. Find input power of cannon if it lifts 8 balls per minute. If it lifts 8 balls per minute and efficiency is 80%. And efficiency is 80%. ब्रैकेट में लिखे mass of each ball is 1 kg. Mass of each ball is 1 kg. तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया वो सामने लिख दिया मैंने, थोड़ा सा जमा के। कितने हाइट तक राइज करना है बॉल्स को, 10 मीटर। उसके बाद थ्रो करना है विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और एक बॉल नहीं है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में मशीन उठा करके 10 मीटर लिफ्ट करके फिर फेंक दी। कितनी बॉल्स, टोटल 8। अब एक मिनट ध्यान से सामने सुनो। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें बेटा एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम में क्या हमने वर्क mgh लिया था? बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज करना है तो वर्क कितना किया, mgh। लेकिन यहां सिर्फ हाइट 10 मीटर तक उठाया है या फेंका भी है? तो ये भी तो मशीन ने किया।
तो मशीन का वर्क कितना हो गया, पहले तो एच ऊंचाई तक उठाया, राइज किया एच हाइट तो एम जी एच, और फिर वी स्पीड से थ्रो किया एम मास को, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी तो इसी का ही वर्क है। हिंट दे दिया, करो अभी। बन रहा है सभी से। तो मैंने आपने यहाँ पे एच हाइट से राइज करा, कितना वर्क किया मशीन ने, एमजीएच, फिर वी स्पीड से थ्रो भी किया एम मास को, तो हाफ एम वी स्क्वायर, 60 सेकंड के अंदर कितनी बॉल्स को थ्रो किया, एन बॉल्स, यानी कि 8 बॉल्स, तो 8 बॉल्स पर मिनट मतलब 8 बॉल्स पर 60 सेकंड, तो ये एक का वर्क है एमजीएच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे कितनी बॉल फेंकी, 8, कितना टाइम टी है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। आपकी जो एवरेज पावर आएगी वो है आपका आउटपुट पावर 40 वाट, लेकिन क्या मशीन 80% एफिशिएंट है, और 80% एफिशिएंसी है मतलब बेसिकली 4/5 है ईटा एफिशिएंसी की वैल्यू, तो पी आउट अपॉन पी इन में ईटा की वैल्यू आप रखेंगे 4/5, पी आउट आपने जस्ट अभी फाइंड किया, ये हमेशा आउटपुट पावर होती है जो हमारे पास वर्क जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके थ्रू। तो मशीन जो है उसकी इनपुट पावर कितनी होनी चाहिए, 50 वाट, मतलब 50 वाट में से वो 40 वाट का ही एफिशिएंट पावर दे पा रही है, वर्क कर पा रही है, उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी की उसकी जो 20% मतलब जो 10 वाट है वो कहां पे लॉसेज हो रहा है, उसके फ्रिक्शनल लॉसेज। समझ आया सभी को। तो ये एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये बेटा एक का है, इसको एन टाइम्स कर दिया मतलब 8 टाइम्स, और अपॉन में टाइम कितना है पर मिनट मतलब 60 सेकंड, तो ये एन बाई टी का अलग से साइड में वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, 8 बॉल्स पर मिनट मतलब 8 बॉल्स पर 60 सेकंड। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स यानी प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस वर्क एनर्जी पावर, लिखेंगे सभी। लिख लो लिख लो। पहले तो आपने बेटा मशीन में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जेसीबी मशीन देखी है, वो ऑब्जेक्ट को पहले तो लिफ्ट करती है, अब इमेजिन करो उसने एमजीएच ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, लिफ्ट किया, फिर उससे थ्रो भी करा वी स्पीड से, तो ये भी तो मशीन ने वर्क किया है, काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मशीन ही तो प्रोवाइड कर रही है, तो ये टोटल वर्क डन है, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मैंने आपको बताया था चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी एक बार, तो पोटेंशियल में चेंज हो गया एमजीएच, और काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 मतलब हाफ एम वी स्क्वायर।
सुहानी यादव, क्या रिपीट करूं बेटा, अभी तो बोला ही नहीं मैंने। अगला क्वेश्चन अब बोला जाएगा। तपस्या साइड में वो ईटा लिखा है 80%, एफिशिएंसी 80/100 मतलब 8/10 मतलब 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज नोट कर लें। A ball of mass small m is projected a, a ball of mass small m is projected with speed u. A ball of mass m projected with speed u at अभी तो थोड़ा सा सेल चेंज करने पड़े माइक के। कहां तक लिखा आपने? फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at an angle theta with horizontal at an angle theta with horizontal, then find out first part, then find out dash part 1, then find out dash part 1 average power generated by gravitational force, average power generated by gravitational force average power generated by gravitational force till ball reaches maximum height. Average power generated by gravitational force till ball reaches maximum height. Part 2, instantaneous power of gravitational force, instantaneous power of gravitational force at maximum height. Instantaneous power of gravitational force at maximum height. क्या पार्ट 2 का आंसर इजीली बता पाओगे? 0 आएगा। फर्स्ट पार्ट में तो थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, 4-5 लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये पार्ट 2 का आंसर 0 होगा। निगाहें बोर्ड पे। बेटा आपने एम मास की बॉल को यू स्पीड से थ्रो किया, क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी यू cos थीटा होती है? और एम जी फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। वेलोसिटी यू cos थीटा इधर, एम जी लग रहा है डाउनवर्ड। फोर्स और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल? तो इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटी कितना? तो पार्ट 2 का आंसर तो है इंस्टेंटेनियस पावर तो होगी 0, लेकिन पार्ट 1 का आंसर 0 नहीं है। एवरेज पावर पूरे प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पूरे पाथ का कैलकुलेट करना है। करें, कोशिश करें।
बना बेटा सभी से? ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने काइनेमेटिक्स ठीक से पढ़ी होगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले केस में क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है? कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। और क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का एकदम एग्जैक्ट आधा, हाफ टाइम ओ से ए, मतलब ग्राउंड से प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पॉइंट ए तक पहुंचने में लगा होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो हाफ टाइम कितना होगा? u साइन थीटा बाई जी। तो यही होगा फर्स्ट पार्ट में आंसर। पावर विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम, टी ओ ए, ओ से तक का टाइम। तो टाइम तो हो गया u साइन थीटा बाई जी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो प्लस या माइनस? माइनस एम जी एच, और एच कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कैंसिल आउट होने के बाद दैट्स द फाइनल आंसर माइनस एम यू जी साइन थीटा अपॉन 2। और पार्ट 2 का आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं। पॉइंट ए पर वेलोसिटी और फोर्स एमजी के बीच कितना एंगल? 90, और cos 90 0, तो इंस्टेंटेनियस पावर एट ए विल बी 0।
चलिए ठीक है, निगाहें सभी के बोर्ड पे। पावर ऑफ पंप एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो ये क्वेश्चन की वैरायटी है जिसे एज अ थ्योरी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। कभी सामने क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं, एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। यहां बेटा मैंने जो वर्ड यूज किया सबसे पहला रो, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्मॉल ए, यहां पर जो पाइप है बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वी है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो कि इस फिलहाल पाइप से फ्लो हो रहा है, और मैंने एक्स डिस्टेंस को यहां पर कंसीडर किया। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे ये फाइंड करने की कोशिश करता हूं व्हाट इज द मास फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, मतलब डीएम बाई डी टी कितना है, कितने टाइम dt में कितना मास dm इस पर्टिकुलर जगह से पास हुआ है वो अपने को फाइंड करना है। तो बेटा dm बाई dt में मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। बी वेरी वेरी केयरफुल, मैंने बेटा यहाँ पे दो वी यूज किए हैं। कैपिटल वी का मतलब तो है वॉल्यूम, और स्मॉल वी का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी, कंफ्यूज ना हो। तो मास को लिखा आपने डेंसिटी इंटू वी, कैपिटल वी वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पाइप का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। याद है ऐसा कुछ? बेटा यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक सिलेंडर जैसा ही तो दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर तो सीधा ही कितना है इसका क्रॉस सेक्शन ए, और एच मतलब फिलहाल कितनी लेंथ कंसीडर करिए, एक्स। तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, ए एक्स, राइट। तो वॉल्यूम को मैंने यहां पे लिख दिया बेटा ए एक्स। अब ए बी, एक गिवन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसकी जो रेडियस से डायमीटर है वो फिक्स होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर फिक्स होता है। तो यार रो के साथ ए को कांस्टेंट को मार लिया, तो dx बाई डी टी, क्या dx बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस x मूव हुआ है लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड इन पाइप x इन टाइम t। तो dx बाई डी टी हो गया वेलोसिटी। तो ये मैंने फाइंड कर लिया मास फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम dm बाई डी टी बराबर रो ए बी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। कोई दिक्कत? एक बार जब मैंने डीएम बाई डी फाइंड कर लिया, रो ए बी, अब बाकी चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। क्या फोर्स एफ वी डीएम बाई डी से आ जाएगा। एक तो आप यूज करते हो एफ बराबर एम ए, जब मास कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन वेरिएबल या कुछ अलग वैल्यू। लेकिन जब वी कांस्टेंट हो, एक गिवन पाइप से वी कांस्टेंट और मास वेरिएबल हो, तब क्या हम वी डीएम बाई डी का यूज करते हैं, जैसा कि आपने रॉकेट प्रोपल्शन में किया था, कन्वेयर बेल्ट में किया था। तो सेम वे में वी डीएम बाई डी टी, क्या ऊपर से डीएम बाई डी रो ए बी एज इट इज पुट कर देंगे, तो फोर्स हो जाएगा बेटा लिक्विड पे रो ए वी स्क्वायर, और एफ आ चुका है तो पावर भी इजीली आ जाएगा, पी बराबर एफ वी। यहां पर एक और यह रिजल्ट शो करना था, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया है। अभी आप नीचे नहीं देखें। अब P बराबर एफ वी, क्या ये F सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो रो ए वी स्क्वायर में V से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रो ए वी क्यूब ही आएगा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, F को मैंने पहले पुट किया बेटा V डीएम बाई डी टी, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चंस में P बराबर V इंटू वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी का भी यूज करना पड़ सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें। P बराबर एफ में वी डीएम बाई डी टी पुट करा F को, तो V इंटू वी हो गया V स्क्वायर डीएम बाई डी टी। कभी कभी क्वेश्चन में डीएम बाई डी टी और V दे देगा, पावर पूछ लेगा, तब इसका यूज करना होगा। और अगर सीधा आपको रो ए वी गिवन है तो पावर कितना हो जाएगा, रो ए वी क्यूब। बेसिकली इसमें तीन ही बातें बतानी होती है, डीएम बाई डी टी, फोर्स एफ एंड पावर पी बता दी। लेकिन इससे मैंने मेरी तरफ से एक चौथी चीज और ऐड करी, जो कि एक इलस्ट्रेशन भी है, जो आपको बताया था। इलस्ट्रेशन जो लास्ट वाला एक, बिल्कुल 37। तो ये भी एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक से सुनें। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बेटा ई कैसे लिखा है, ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक, तो डी ई के बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फिलहाल वी और टू कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लेंगे, तो वी स्क्वायर बाई टू को बेटा बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, मास डीएम बाई डी टी, और बोलो डीएम बाई डी टी कितना है, रो ए वी। तो बस डीएम बाई डी टी को यहां रो ए वी पुट कर देंगे, दैट्स आवर आंसर, हाफ रो ए वी क्यूब। इसको याद करना हो तो वह ऐसे याद रख सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज का रेट जो है वो पावर का क्या आएगा, जस्ट हाफ। देखिए इसको,
काम बेटा वी स्क्वायर डी एम बाई डी को यहां से लिखा रो ए वी, तो वी स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा वी क्यूब। कर्तव्य बेटा मास वेरिएबल इसलिए है क्योंकि आपने जितना सेक्शन एक्स डिसाइड किया उसमें कितना मास फ्लो हो रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए। एनएलएम में कराया था, सेम क्वेश्चन, अच्छी बात है, बढ़िया। हाँ तो कराया हुआ बेटा, वहां पर भी तो एनएलएम में भी तो हॉर्स पाइप वो वाटर जेट वाले क्वेश्चंस हैं, तो वहां भी तो जरूरत पड़ती है इसकी। पर अपना मुद्दा यहाँ पे फोर्स के साथ साथ पावर के बारे में नॉलेज लेना था, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो वहां नहीं बताया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। अच्छा लिखो लिखो लिखो। COM हो सकता है, ले लेके पढ़ तो मैकेनिक्स ही रहे हैं अपन। सेंटर ऑफ मास ऑफिशियली तो बाद में स्टार्ट होगा, पर यूज तो हमने इस चैप्टर में भी किया है पोटेंशियल एनर्जी में, चेन वाले रॉड वाले क्वेश्चंस में। तो फिजिक्स सब इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली मैकेनिक्स सब एक साथ काम आता है कभी कभी। डन। ये जो लिख चुके हैं वो नो सर क्यों बोल रहे हैं? A pump of 2 HP power, a pump of 2 HP मतलब हार्स पावर, a pump of 2 HP power is ejecting water. A pump of 2 HP power is ejecting water with constant velocity 10 meter per second. Ejecting water with constant velocity 10 meter per second
then find out mass of water coming out then find out mass of water coming out of pipe in 1 second. Coming out of pipe in 1 second. Coming out of मतलब mass of water coming out in 1 second, इसका मतलब क्या dm by dt पूछा गया है. तो फिलहाल यहां पर बेटा P का फॉर्मूला रो ए वी क्यूब से काम हो जाएगा या थोड़ा ऊपर वी स्क्वायर डीएम बाई डी का यूज करना होगा. इस क्वेश्चन के लिए इसको बताया गया था. तो यहां पे आप यूज करेंगे P बराबर वी स्क्वायर डीएम बाय डी टी. हाँ ये सही आंसर डीएम बाई डी आएगा 14.92. यूनिट का ध्यान रखें, मास अपॉन टाइम में मतलब किलोग्राम पर सेकेंड. आसान है बेटा. P बराबर वी स्क्वायर डीएम बाई टी. P पुट करो, V पुट करो, बस ध्यान रहे P हार्स पावर में 746 वाट से मल्टीप्लाई करना होगा. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे. अगला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. लिखे अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर water. A pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. At a certain rate from a given pipe. A pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. At a certain rate from a given pipe. Dot full stop. आगे लिखें. By what amount velocity of water? By what amount velocity of water, comma, force on the water. By what amount velocity of water, comma, force on water and power of motor be increased and power of motor be increased to obtain power of motor be increased to obtain small n times water from the same pipe in the same time. To obtain n times water from the same pipe in the same time. अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं ही समझा रहा हूं. स्पाइन स्ट्रेट निगाह सभी के बोर्ड पे बहुत ठीक से सुनेंगे. मान लीजिए आपने नल जो अपना नहाने का नल टैप ओपन किया और मान लो आधी जो बकेट है हाफ आपकी पानी की बकेट फिल होने में टाइम लगता है 1 मिनट. कितना? अब मुझे 1 मिनट के अंदर ही इसको फुल करना है, मतलब डबल. पॉइंट समझ आया? 1 मिनट में कितनी बाल्टी भर रही थी? आधी. अब 1 मिनट सेम टाइम नहीं, कितना मास चाहिए मेरे को? डबल. या फिर ऐसा अज्यूम कर लो कि पहले 1 मिनट में 1/3 भर रही थी, अब मेरे को 1 मिनट में पूरी भरनी है, मतलब कितना चाहिए? ट्रिपल. तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, n गुना, n टाइम्स मान लिया अपन ने. आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल ही लूं, बकेट 1 मिनट में आधी भर रही है,
बची आधी को भी 1 मिनट में फिल करना है, तो क्या आपको नल थोड़ा तेज खोलना पड़ेगा? इसका मतलब सेम टाइम में जो मास फ्लो हो रहा है, क्या उसकी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा? क्या स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी? क्या नल पे यानी वाटर पे फोर्स भी बढ़ेगा और पावर भी बढ़ानी पड़ेगी? पर ये किसकी पावर में बढ़ेंगे? एन टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स एन क्यूब टाइम्स, तो डिफरेंट डिफरेंट सभी का आंसर होगा। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इनिशियली मास फ्लो हो रहा है dm by dt पर यूनिट टाइम में, तो मास फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, ये है बेटा dm by dt। मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कितना है? dm by dt। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अब इसको कितना करना है? n टाइम्स, तब जाके तो न्यू मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dm डैश बाय dt जो है वो प्रीवियस dm बाय dt का कितने टाइम्स करना है? n टाइम्स। टाइम वही है, पर मिलने वाला जो मास है वो कितना टाइम्स करना है? n टाइम्स। पक्की बात है? तो एक तो रिजल्ट ये काम लेना है जो उसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब इसी से एक काम करते हैं। मास को यहां पे क्या हम फर्दर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं। क्या हमने अभी अभी dm बाय dt को रो ए वी लिखा है? तो सीधा सीधा यहां पे dm डैश क्या लिख देंगे? रो ए वी डैश बराबर n टाइम्स रो ए वी। कैसे लिख सकते हैं? dm बाय dt को जस्ट अभी हमने प्रूफ किया प्रीवियस पार्ट में, रो ए वी होता है। तो बेटा यहां पर रो और ए तो अभी वही रहेगा। पानी आ रहा है तो पानी की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ना ही जो आपका जो पंप है या जो उसकी पाइप की साइज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ क्या कर सकते हो? वेलोसिटी। टैप को घुमाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो v डैश बराबर कितना हो गया अपने पास? n टाइम्स v। तो हमें तीन बातें बतानी है। वेलोसिटी कितने गुना, फोर्स कितने गुना, पावर कितने गुना, कितने टाइम्स। तो वेलोसिटी का तो आंसर है क्या? कितने टाइम्स करनी है? n टाइम्स। अगर आपको डबल अमाउंट चाहिए स्पीड डबल कर दो, ट्रिपल चाहिए तो स्पीड ट्रिपल कर दो, n टाइम्स मास चाहिए तो स्पीड कितने टाइम्स कर देंगे? n टाइम्स। अब बेटा यहां बात करते पार्ट टू। मान लेते फोर्स जो है वो शुरुआत में कितना था अपने पास? v dm बाई डी टी। पहले वेलोसिटी v थी और मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम था dm बाई डी टी। तो बोलो अब न्यू फोर्स f डैश कितना हो जाएगा? v डैश एंड dm डैश बाई डी टी। लेकिन क्या मेरे पास फिलहाल दोनों ही अवेलेबल है? v डैश कितना है बेटा? nv, और dm डैश क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना मास चाहिए आपको अभी? n टाइम्स, तो n टाइम्स dm बाय dt। तो बोलो बेटा कितना हो गया? n इंटू एन स्क्वायर वी डी एम बाई डी टी। और क्या ब्रैकेट में जो वी डी एम बाई डी टी है क्या वो प्रीवियस फोर्स था? इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि अब जो न्यू फोर्स एफ डैश होगा लिक्विड पे, वो पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स। बात समझ में आ रही है? मास कितने टाइम्स? एन टाइम्स। वेलोसिटी एन टाइम्स। फोर्स कितना? एन स्क्वायर टाइम्स। अब जो पावर आएगी वो आएगी एन क्यूब टाइम्स। कैसे आएगी ये देखते हैं। पार्ट थ्री में हम अभी लिख लेते हैं। प्रीवियस पावर थी P बराबर एफ वी, तो क्या न्यू पावर P डैश में एफ डैश वी डैश दोनों अवेलेबल है? एफ डैश बेटा जस्ट अभी फाइंड करा कितना? एन स्क्वायर एफ। वी डैश कितना है? एन टाइम्स वी। तो बोलिए बेटा P डैश कितना हो गया? एन स्क्वायर इंटू एन मतलब एन क्यूब एफ वी। और एफ वी क्या था? प्रीवियस पावर। तो पंप की जो नई पावर है वो कितने टाइम्स करनी होगी? एन क्यूब टाइम्स। समझ आया? मतलब अगर मेरे को सेम टाइम में डबल अमाउंट चाहिए तो स्पीड हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डबल, लिक्विड पे फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, और पंप की पावर इसके लिए कितनी करनी पड़ेगी? 8 टाइम्स। कितना वो आया समझ में? करें, नोट करें इसको। नहीं बेटा तपस्या सब नहीं एन टाइम्स हो रहा है। क्वेश्चन में लैंग्वेज जो बोला है कि मास एन टाइम्स है तो उससे वेलोसिटी एन टाइम्स है, फोर्स एन स्क्वायर टाइम्स है और पावर एन क्यूब टाइम्स है। एन की पावर 1 है वेलोसिटी में, फोर्स में एन की पावर 2 है, पावर में एन की पावर 3 है।
अगला जो क्वेश्चन है उसके बेटा बस लैंग्वेज नोट कर ले पहले फुर्ती से। कोई अगर ये नोट कर रहा है स्पेस छोड़ के पहले बस लैंग्वेज लिख लो। ये लास्ट क्वेश्चन फिर फ्री करते हैं आपको। अ कार्ट इज पुल्ड अप, अ कार्ट इज पुल्ड अप बाय अ मशीन, a cart is pulled up by a machine along the inclined plane with constant speed 36 km per hour. Along the inclined plane with constant speed 36 km per hour. Then find out power of machine. Then find out power of machine. बस इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ठीक से सुने। क्या यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है? मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स। इसका मतलब हमने अपवर्ड जो फोर्स F लगा रखा है, क्या वो mg sin थीटा और फ्रिक्शन क्या दोनों को कंपनसेट करना चाहिए? तो पहले तो F फाइंड करें, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू mg cos थीटा। करें, सॉल्व करें सभी। आसान है बेटा, बन रहा है सभी से। तो F हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन मतलब म्यू mg cos थीटा। दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा तभी आपकी जो व्हीकल है वो आगे मूव करेगा, राइट? तो फोर्स फाइंड कर लेंगे, mg sin थीटा 60 न्यूटन, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा आएगा 16, तो ये होगा 60 प्लस 16 मतलब 76 न्यूटन। और वेलोसिटी क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आवर जो दी है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स योर आंसर, 760 वॉट। कोई भी पूछ रहा है? चलिए ठीक है बेटा, होमवर्क ये है कि बचे हुए क्वेश्चन से वो सारे ही करने हैं आपको। तो पावर में आपके पास क्या क्या बचा है? एक तो इलस्ट्रेशन 31 था जो मैंने करा दिया, तो अभी एक बचा इलस्ट्रेशन 32, 33, 34। होमवर्क नोट कर ले सभी। इलस्ट्रेशन 32, 33, 34, 37 टिक कर लो, ये आज बता दिया है। बिगिनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन 6 और 7 देना रह गया था, अब आप कर लेंगे, हो जाएगा सभी से। बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन 6, 7 और एक्सरसाइज 1 के अंदर अब टू 82 तक हम कर चुके हैं, तो 83 से 90 ये करना है आपको। 83 से 90। एक्सरसाइज 2 में जो जो हो चुका है वो मैं बोलता चल रहा हूं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, होमवर्क है। 5 हो चुका है, 6 करना है आपको। 7 हो गया, 8 करना है। 9, 10, 11 और 9, 10 हो चुका है, 11 करना है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन 11 करना है। 12, 13 हो चुका है, 15, 16 आप करेंगे। सॉरी, 12, 13 हो गया, 14 एंड 15 करेंगे। 14 करेंगे, 15 करेंगे, बाकी फिर 16 to 19 हो चुका पहले।
बस ये इतना होमवर्क अभी करके आए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे को सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जीवन में सही दिशा चुनने के लिए किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो हमें सही दिशा व मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो आइए बात करते हैं हम मोटिवेशन की। एक आपके विषय में जो दृढ़ संकल्पित है, आपके विषय में चिंतित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएम सर की, ब्रजेश माहेश्वरी सर की, जिसकी पूरी जानकारी आपको एलईडी के नीचे लगे हुए नोटिस बोर्ड पर मिलेगी। सो अधिक जानकारी के लिए एक बार नोटिस बोर्ड को अवश्य देखें।